हेलो गाइस, वेलकम टू एमवाई क्लासेस एजुकेशनल चैनल। एमवाई क्लासेस के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क। कैल्क है जैसे हमारे पास एमएस ऑफिस में स्प्रेडशीट होती थी, तो स्प्रेडशीट वाले कंसेप्ट को जहाँ पे हम यूज़ करते थे उसे क्या कहते थे? एक्सेल। ठीक है, तो एक्सेल में यूज़ होती थी स्प्रेडशीट। यहाँ पे एक्सेल का नाम जो है लिब्रे ऑफिस में चेंज हो गया आके कैल्क, और कैल्क में भी स्प्रेडशीट एज इट इज़ यूज़ होती हैं। इस तरह का आइकन जो है ये है हमारे पास कैल्क के लिए लिब्रे ऑफिस में। ये है हमारे पास लिब्रे ऑफिस राइटर। तो इससे प्रीवियस लेक्चर जो है लिब्रे ऑफिस राइटर के ऊपर है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो एक बार इसको भी वॉच कीजिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे प्रैक्टिकली अगर कुछ चीज़ें सीखनी हैं तो उनके लिए अलग से लेक्चर्स अपलोड किए जा सकते हैं, लेकिन अभी हम एग्जाम ओरिएंटेड देख रहे हैं कि उसमें अगर एमसीक्यूज़ में क्वेश्चंस आएंगे तो हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है, कैसे उनके आंसर देने हैं। जब हम एक बार इसको कवर अप कर लेंगे, लाइक राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है, ड्राइंग है, डेटाबेस के टूल्स हैं, उसके बाद अलग से सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में क्वेश्चंस लेके आएंगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आंसर कैसे देना है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो एमसीक्यूज़ तक जाने से पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं हर एक टॉपिक का कि किस तरह से अप्रोच करना है, कैसा इसका कंसेप्ट है। सो लिब्रे ऑफिस जो है ये रेलेवेंट है आपके बैंक एग्जाम में। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो एमएस ऑफिस के ऊपर ना आके लिब्रे ऑफिस के नाम से आते हैं। ठीक है, ऑल्सो रेलेवेंट फॉर HPPSC, HPSSC, HPBSC, इंश्योरेंस, नाइलेट O, A, B, C level, SSC and all the government exams where the computer is a mandatory subject. So let's start with the lecture. ये है हमारे पास लिब्रे ऑफिस कैल्क का पेज। जब आप स्टार्टिंग पेज या न्यू डॉक्यूमेंट इसमें हम ओपन करते हैं तो इस तरह से हमारे पास फाइल्स आती हैं या इस तरह से हमारे पास विंडो ओपन होके आती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली जो बार है ये इसको हम कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार में क्या होता है, जो भी हमारी फाइल का नाम है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है आगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो नाम है वो है अनटाइटल्ड 1। यहाँ पे आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम है वो क्या है? डिफ़ॉल्ट फाइल नेम। ओके, एंड एक्सटेंशन क्या होती है लिब्रे ऑफिस राइटर की? यहाँ सेकंड क्वेश्चन है एक्सटेंशन। आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लाइव चैट में आंसर ना देके आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना, सो दैट लाइव चैट के जो आंसर्स होते हैं वो विजिबल नहीं रहते जब हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कमेंट में आंसर देना। अभी जब तक लेक्चर स्टार्ट है तब तक आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखो और बाद में आंसर देना। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको लगती है किसी चीज़ के बारे में उनको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट है टाइटल बार। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं मेन मेन्यू। तो मेन मेन्यू में क्या क्या है? फाइल है, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, शीट, डेटा, टूल्स, विंडो एंड हेल्प। तो मेन मेन्यू इससे पहले आपने देखा है लिब्रे ऑफिस राइटर का। ओके, राइटर में जो मेन मेन्यू है और जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेन मेन्यू है, इनमें क्या डिफरेंस है? मतलब कुछ नाम है कि जो चेंज हुए हैं, अगर नहीं हुए तो वो, अगर हुए हैं तो क्या क्या? तो ये हो गया आप लोगों के लिए थर्ड क्वेश्चन। अपना अपना करना, नो चीटिंग, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक्चुअली। ओके, सो क्या नाम यहाँ पे डिफरेंट है मेन मेन्यू में राइटर के कंपैरिजन में? ओके, उसके बाद थर्ड बार जो है ये वाली, फर्स्ट हो गई टाइटल बार, सेकंड हो गई मेन मेन्यू, उसके बाद है हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार। तो यहाँ पे टूल्स जो हैं या टूल्स जो हैं वो आइकन के फॉर्मेट में आते हैं, यहाँ पूरा पूरा नाम लिख के नहीं है। लाइक ये वाला जो है आपका आइकन, ये हो गया प्रिंटिंग के लिए, ये हो गया आपका कि अगर मैक्सिमाइज करके आपको देखना है, ये कट के लिए, कॉपी के लिए, ठीक है, ये पेस्ट के लिए। इसी तरह से टेबल के फॉर्मेट हैं कि टेबल में अगर किस तरह से इन्फॉर्मेशन देनी है, ऊपर इंडेंटेशन होगी, नीचे होगी, किस तरह से हमारा काम होना है, वो सारे ऑप्शंस हैं इस वाली में। यहाँ पे जाके आप न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू शीट ओपन कर सकते हैं। शीट को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे भी अगर प्लस के आइकन में दबाएंगे तो यहाँ पे शीट 1 बाय डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे जितनी शीटें आप इनक्लोज करना चाहें उतनी कर सकते हैं हम। ओके, मैक्सिमम होती है ये वैसे 256 तक। ओके, उसके बाद फर्स्ट हो गई टाइटल बार, फिर हो गई मेन मेन्यू बार, फिर हो गई स्टैंडर्ड टूल बार।
यहाँ पे ये जो टूल दिख रहे हैं इनको आप और भी ऐड कर सकते हैं जिनको आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, या इन यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं इनको। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास ये है नाम, उस पर्टिकुलर नेम बॉक्स है ये वाला हमारा, ठीक है, कि नेम क्या है। ये है फॉन्ट स्टाइल का नाम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है उसका साइज़ कितना है, आप कितने साइज़ के कैरेक्टर को इंसर्ट करवा रहे हैं हम किसी सेल में। उसके बाद इसे हम कहते हैं वैसे फॉर्मेटिंग टूल बार, ओके। तो ये दिखाता है आपको कि कौन सा आप फॉर्मेटिंग के लिए स्टाइल यूज़ कर रहे हो, उसका साइज़ कितना है, किस तरह के आप शब्द यूज़ करोगे, लाइक ये है बोल्ड है, ये सिंपल है, ये अंडरलाइंड हो गए। इसी तरह से ये आपके पास इंडेंटेशन के लिए आ गए, ये है आप सेल ऊपर नीचे या सबसे नीचे किस तरह से हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये कुछ आइकन्स सिंबल्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं विद इन द सेल। अब जो हमारे पास राइटर था, राइटर का पेज था हमारे पास, लाइक ओके, इसको क्लोज कर लेते हैं पहले। ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ वाली, इसे हम कहते हैं साइड बार। साइड बार को हम यहाँ व्यू से भी शो भी करवा सकते हैं और क्लोज भी करवा सकते हैं यहीं से, अगर इसे अनक्लिक कर देंगे यहाँ पे, या तो इस बटन के ऊपर क्लिक करो, ये क्लोज हो जाती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में भी आपको स्टाइल दिख रहे हैं, कैरेक्टर का साइज़ दिख रहा है, बड़ा छोटा कैसे चाहिए आपको, और नंबर फॉर्मेट में चाहिए, डेसिमल फॉर्मेट में चाहिए, लीडिंग में 0 कैरेक्टर चाहिए, मतलब जो जो ऑप्शंस आप यूज़ करना चाहते हैं वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती हैं। अगर आपको यूज़ करना है ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये जो आपकी शीट है ये पूरी इस विंडो के ऊपर आपको शो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब राइटर का पेज हमारे पास कुछ इस तरह से होता था, ठीक है। यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक करता था, तो उस वाले एरिया को अब यहाँ इतने में हम लिख सकते हैं, तो इसे हम कहते थे वर्क स्पेस एरिया, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम करना है तो हम टेक्स्ट की एंट्री कहाँ दे सकते हैं, हम दे सकते हैं ये जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द लाइंस बने हैं, तो इस तरफ से जो ये नंबरिंग है, ये 1 2 3 4 5 6 7, इन्हें कहते हैं हम रोज़, ठीक है। और ये है हमारे पास कॉलम्स, ये जो है A B C D E F G H, ये सारे हैं हमारे पास कॉलम, ठीक है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन हो रहा है किसी भी सेल का, लाइक ये है हमारे पास, ठीक है, तो इसके अंदर एंट्री होगी, तो ये हो गया वर्क स्पेस एरिया यहाँ पे, ओके। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है ये शो करता है कि ये है हमारे पास नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में किसका नाम आएगा, लेकिन जो आपके पास उस टाइम पे एक्टिव सेल होगी। अब सेल क्या होगी, क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोज एंड कॉलम्स, कि रोज और कॉलम्स के क्रॉस सेक्शन से जो एरिया आपके पास आया बन के उसे हम कहते हैं सेल। तो ये हो गया जैसे हमारे पास सेल, तो ये सारी सेल्स ही हैं, ये हैं, जैसे ये है, ये सारे जितने आपके पास क्रॉस सेक्शन में एरिया दिख रहे हैं, ठीक है। तो जब आपका माउस जिस भी सेल के ऊपर क्लिक कर रहा है, जिसकी आपको देखो ये वाली सेल और इसमें आपको डिफरेंस लग रहा है ना, ये थोड़ी लाइट लाइंस हैं, इसमें थोड़ी डार्क हो गई हैं चारों लाइनें। तो जो जिसमें चारों लाइनें डार्क हैं वो होती है हमारे पास एक्टिव सेल। एक्टिव सेल में हम एंट्री देते हैं हमेशा, और एक्टिव सेल का जो नाम है वो यहाँ पे आता है। तो नाम किस तरह से बनेगा किसी भी सेल का, ये समझने की चीज़ है अब यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉलम, तो यहाँ पे कॉलम है ए, ठीक है, और 1 क्या है, रो। तो किस तरह से सेल का एड्रेस देते हैं हम, कॉलम एंड देन रो का नंबर। तो इस सेल का जैसे हो गया A1, ओके। अब देखो ये वाली अगर हमारी सेल है जिसके ऊपर हमारा माउस का क्लिक है, तो ये इस तरह से डार्क बन के इसकी लाइनें आएंगी, तो ये एट अ टाइम एक ही सेल में एंट्री होती है हमेशा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 सेल में एक साथ एंट्री कर रहे हो आप। तो अगर या तो ये अब हमने अगर इसके ऊपर माउस का क्लिक किया, इसकी चारों लाइनें डार्क हो गई, ये भी इसी तरह से लाइट हो जाएगा, तो इस सेल का एड्रेस जो है इस वाले नेम बॉक्स में आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला हमने अभी देखा कि कॉलम एंड देन रो, तो इस सेल का एड्रेस क्या है यहाँ पे, इसका है कॉलम क्या है, F कॉलम, ओके, और रो कौन सी है ये 25, तो इसका यहाँ पे नाम आएगा फिर F25, ओके। क्लियर है कि नेम बॉक्स में किसका नाम आएगा, नेम बॉक्स में नाम आएगा एक्टिव सेल का हमेशा। एक्टिव सेल कौन सी है, जिसमें आप डेटा की एंट्री दे रहे हो। उसके बाद ये वाली है हमारे पास फॉर्मूला बार, इसे कहते हैं हम फंक्शन, और इस यहाँ पे जब एंट्री होती है तो इसे कहते हैं हम फॉर्मूला बार, ठीक है। जब भी आप एक्टिव सेल में भी एंट्री दोगे वो आपको यहाँ पे शो होता रहेगा साथ के साथ, ठीक है। ये है हमारे पास फंक्शन और ये है फॉर्मूला बार, ओके। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें।
ऊपर टाइटल बार, फिर मेन मेन्यू बार, फिर स्टैंडर्ड टूल बार है, उसके बाद हमारे पास फॉर्मेटिंग की टूल बार है, फॉर्मूला बार है, ये शीट है, स्प्रेडशीट जो है, शीट यहाँ पे 256 हम मैक्सिमम ले सकते हैं, 0 to 256, वैसे 257 हो गए इन टोटल ये, ठीक है। नंबरिंग है 1 से लेके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपके लिए, आई थिंक 3 क्वेश्चन हो गए, तो 4th क्वेश्चन है कि रोज़ कितनी होती हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, रोज़ और कॉलम्स मैक्सिमम कितने हैं। जैसे ABCDEF है, ठीक है, तो जेड तक जाएगा, जेड के बाद कैसे शुरू हो जाएगा ये AB, AC, इसी तरह से जेड भी होगा। उसके बाद कितने मैक्सिमम कॉलम हैं और कितनी मैक्सिमम रोज़ हैं, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो 4th and 5th क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है ये हमारे पास शीट बार कि कितनी शीटें इनक्लोज्ड हैं, प्लस के साथ और शीटें हम डालते चलते हैं आगे आगे। ये है स्टेटस बार। स्टेटस बार ये शो करती है कि आप पर्टिकुलर टाइम पे कौन सी शीट के ऊपर काम कर रहे हैं। लाइक शीट 1 of 1 है, एक ही शीट है इसलिए 1 of 1 पे ही काम कर रहे हैं हम, है ना। उसके बाद ये है हमारे पास जूम के लिए कि आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं हम यहाँ से। अगर आपको थोड़ा बड़ा देखना है तो प्लस की तरफ को प्रेस करते चलो माउस से, एंड अगर आपको छोटा चाहिए तो माइनस की तरफ को हम करते चलेंगे छोटा छोटा। ओके, तो ये हो गया ओवरव्यू ऑफ द लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट का। अब नेक्स्ट देखते हैं कैल्क है क्या। कैल्क जो है एक स्प्रेडशीट है हमारे पास, और ये कंपोनेंट है लिब्रे ऑफिस का। लिब्रे ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस क्या है, ये लिब्रे ऑफिस कैल्क, कैल्क में जो है स्प्रेडशीट है। ये स्प्रेडशीट में भी जो नीचे लिख के आ रहा था शीट 1, शीट 2, इसी तरह से, है ना। तो हर एक का अलग नाम है, लेकिन हम यहाँ पे नाम चेंज भी कर सकते हैं, वो हम अगले बाद में कभी देखेंगे, या मैं चलो अभी बताऊँ आपको। तो नाम चेंज करने के लिए क्या है, इसी शीट के ऊपर हम अपना कर्सर लाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रीनेम की ऑप्शन आती है, तो रीनेम करके आप शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। तो शीट 1 ना आके फिर ये उस तरह से नाम आएगा जैसा आप नाम से सेव करना चाहते हो, ठीक है। लाइक ये रिजल्ट बनाया हमने या अटेंडेंस के लिए है, तो एक शीट हमारी रिजल्ट के लिए हो गई, एक अटेंडेंस के लिए हो गई, एक इसी तरह से कि जैसा भी आप चाहो उस तरह से नाम दे सकते हैं। जितनी शीटें चाहो उतनी शीटें इनक्लोज हो सकती हैं यहाँ पे। अब ये है हमारे पास कि डेटा जो है स्प्रेडशीट का हम यूज़ किस लिए करते हैं, या जैसे हमारे पास पहले से राइटर है तो हमें स्प्रेडशीट की ज़रूरत भी क्यों पड़ी, क्योंकि राइटर जो था उसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं लिख के मोस्टली, है ना। टेबल बनेगा तो टेबल भी लिख के ही है। अब टेबल में हमें 5+5 करना होगा, या जैसे 5 है और किसी और एक दूसरे वाले सेल में हमारे पास एक और 5 है, इन दोनों का अगर हमें प्लस करना होगा तो हम खुद से ओरली करेंगे और तीसरे में सम लिख के देंगे ऐसे। जबकि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो है ये चीज़ें आ जाती हैं विद द यूज़ ऑफ फंक्शन कर सकते हो आप, या फॉर्मूला अपने से डिज़ाइन कर सकते हो। तो स्प्रेडशीट में जो भी कैलकुलेशन होगी वो होगी न्यूमेरिकल फॉर्म में मोस्टली, ठीक है। इवन दो हम टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, लेकिन इनका यूज़ जो है वो कैलकुलेशंस के लिए है, कैलकुलेशंस के लिए है। दैट मीन्स हम न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा को यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये मैनिपुलेट करता है डेटा को और प्रोड्यूस करता है सर्टेन रिजल्ट को, डिपेंड अपॉन द फंक्शंस और द फॉर्मूला विच वी अप्लाइड, ठीक है। ये मैनिपुलेट करता है डेटा को। डेटा क्या होता है, जो हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे ये पेज है, ये पूरा डेटा है, अब इसमें से हम इंफॉर्मेशन क्या क्या निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो मैनिपुलेट करेगा इस डेटा को और प्रोड्यूस करेगा सर्टेन रिजल्ट को, जिस तरह से हमने इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना है। फंक्शन कैन बी यूज टू क्रिएट फॉर्मूलाज टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। फंक्शन जो है वो यूज़ किए जाते हैं फॉर्मूला को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं तो उनको परफॉर्म करने के लिए। ओके, डेटाबेस फंक्शन जो है ये इसमें हम डेटाबेस फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, उन्हें अरेंज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टरिंग का मतलब है जैसे ऑनलाइन चीज़ें आप खरीदते रहते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होती है आपको, या तो इधर या तो यहाँ कहीं पे भी एक फ़िल्टर की ऑप्शन है जो आपको शो करवाती है कि ओके आपने अगर लाइक कोई चीज़ आप खरीद रहे हो तो उसका प्राइस कितना होना चाहिए, 500 से कम है या 500 से ज़्यादा है। तो इस तरह से किसी आइकन के ऊपर आप क्लिक करते हो, उसके बेस के ऊपर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाती है ना। तो वो होते हैं फ़िल्टर,
कि फ़िल्टर कर दी इन्फॉर्मेशन। ऐसे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 50 रुपये का भी दिखा रहा था, 50,000 का भी दिखा रहा था, लेकिन आपको कितने की देखनी है, 500 की रेंज के आसपास वाली। तो ये हो गया फ़िल्टरिंग। डायनेमिक चार्ट्स, अच्छा चार्ट जो है ये मेन कंसेप्ट है यहाँ पे कि चार्ट कितनी तरह के हैं, चार्ट कैसे बनेंगे। तो डायनेमिक चार्ट यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं या कर सकते हैं, 2D एंड 3D चार्ट्स भी क्रिएट होते हैं। मैक्रोज जो है उसकी फिजिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है ये। मैक्रोज की फिजिबिलिटी राइटर भी प्रोवाइड करवाता है। मैक्रोज क्या होते हैं, जब हमें लगता है कि हमें कोई काम है जो हमें बार बार करना है, ठीक है, तो रेपिटेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम मैक्रो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि किसी ये जो 3 लाइनें हैं शुरू की, ये मेरे को हर एक डॉक्यूमेंट में चाहिए, और मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो है 1000 पेज का, तो 1000 बार इन 4 लाइनों को मैं लिखती रहूँगी, है ना। तो उससे अच्छा है कि एक मैक्रो हम रिकॉर्ड कर लें, और जब भी मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव करूँ तब हम उसको फिर से यूज़ कर लें, तो ये 4 लाइनें ऑटोमेटिकली आती रहेंगी वहाँ पे। तो ये हो गया मैक्रोज। मैक्रोज जो हैं ये रिकॉर्ड होते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं फॉर द रेपिटेटिव टास्क। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करते हैं ये लिब्रे ऑफिस कैल्क। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं, लाइक HTML है, जावास्क्रिप्ट है, इस तरह की लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है ये। एबिलिटी टू ओपन, एडिट एंड सेव MS एक्सेल स्प्रेडशीट, ये MS एक्सेल की स्प्रेडशीट्स को भी ओपन कर सकता है, उनको एडिट भी कर सकता है और उनको ओपन भी कर सकता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क, MS ऑफिस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल स्प्रेडशीट, और लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट दूसरे का जो नाम जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्प्रेडशीट्स इन मल्टीपल फॉर्मेट, कि हमने अगर एक बार फाइल बना ली स्प्रेडशीट के फॉर्मेट में, ठीक है, तो हम इसको सेव कर सकते हैं, HTML के साथ भी कर सकते हैं, PDF के साथ, पोस्टस्क्रिप्ट के साथ, कोई भी फॉर्मेट चूज़ करके। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, जब हमें न्यू डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो कैसे करते हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे। न्यू में कहाँ जाना है, अब या तो आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे होंगे, या तो स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, ड्राइंग है, फॉर्मूला है, डेटाबेस है, या हमें क्या है, HTML डॉक्यूमेंट XML के हैं, मास्टर डॉक्यूमेंट हैं, लेबल बना रहे हैं, बिजनेस कार्ड हैं, टेम्पलेट हैं, ठीक है। तो क्या चाहिए हमें, अभी हम पढ़ रहे हैं स्प्रेडशीट के बारे में, लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हम स्प्रेडशीट के ऊपर जाएंगे। स्प्रेडशीट के ऊपर जाएंगे तो जो हमने फर्स्ट सबसे पहले देखा था कि किस तरह से ओवरव्यू है, वो वाली चीज़ हमारे पास ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ सेम, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम क्या है, अनटाइटल्ड 1। ओके, अब इसके बाद सेम चीज़ें हैं, फिर से मेन्यू बार, टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है, फॉर्मूला बार है, ये कॉलम के हेडर्स हैं। एक्टिव सेल कौन सी है, जहाँ पे हमारे माउस ने उस टाइम पे क्लिक किया है या जिसके ऊपर हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। एक्टिव सेल का रेफरेंस आएगा यहाँ पे नेम बॉक्स में। ये रोज़ के हेडर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह से नीचे तक। ये है शीट टैब, अगर एक है तो शीट 1 आएगी, 2 3 4 इसी तरह से बढ़ती जाएंगी। ये है स्क्रॉल बार, ये है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये वाली है हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार। ओके, ये है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज के लिए, और ये है हमारे पास शीट 1 ऑफ, ये हमें स्टेटस शो कर रहा है कि कहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो शीट 1 ऑफ 1 पे डिफ़ॉल्ट साइज़ है, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए यहाँ पे काउंट जो है वो 0 है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। ओके, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये हमारे पास जो स्टाइल्स हैं ये, ठीक है, इनके कुछ कुछ नाम आप याद कर लेना, लाइक एरियल आता है, एरियल है, टाइम्स न्यू, रोमन है, कैलिबरी है, मतलब कुछ चीज़ें आप देख लेना, और भी 4-5 नाम यहाँ से याद करना। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि एरियल क्या है, तो ये है फॉन्ट का स्टाइल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद कि हम अपनी स्प्रेडशीट को सेव करते हैं, तो सेव के लिए तो हम डायरेक्ट सेव पे जाएंगे, लेकिन अगर हमें सेव एज करना है वो, तो सेव एज है ये यहाँ पे, ठीक है। तो सेव का मतलब क्या होता है, सेव और सेव एज में एक डिफरेंस देख लेते हैं फिर से। सेव में जहाँ पे भी आपने फाइल को ओपन किया है, लाइक ये है हमारे पास लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो ये लिब्रे ऑफिस कैल्क में ही इसको सेव करेगा, ठीक है। वेयर एज अगर हम सेव एज के ऑप्शन पे जा रहे हैं, तो हमने देखा ना कि हम जो है इसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करवा सकते हैं अपनी फाइल को, तो एक्सपोर्ट होगा सेव एज के केस में। तो वहाँ पे हम, आपने अपनी फाइल का नाम दिया और
जहाँ पे एक्सटेंशंस होती हैं उसके नीचे यहाँ पे एक आपके पास लिस्ट आती है इस एरो के ऊपर क्लिक करके, तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में या इमेज में चाहिए, एचटीएमएल में चाहिए, जितनी भी एक्सटेंशन वहाँ पे आती हैं आप उनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका फिर से कैल्क में सेव हो रहा है, वो आपका उस फॉर्मेट में सेव होगा जिसमें आपने उसको सेव करने के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन को चूज़ किया। ये हो गया सेव एज़। ठीक है, सेव एज का मतलब है उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के साथ ही सेव होगा या उस पर्टिकुलर फाइल में ही सेव होगा जिसमें आपने उसको बना रहे हो। सेव एज का मतलब है कि आप उसी फाइल को किसी और नाम के साथ किसी और फॉर्मेट में भी सेव करवा सकते हो। ठीक है, ओके। उसके बाद है हमारे पास, अब देखो लिब्रे ऑफिस कैल्क में और एम एस एक्सेल में भी हमारे पास ये चीज़ थी कि लाइक हम जो है फिल सीरीज़ के ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। फिल सीरीज़ का मतलब क्या हुआ, लाइक यहाँ पे देखो ये है हम इंफॉर्मेशन भर रहे थे 1 2 3 4 5, या तो मैं लिख के चलूँ इसमें हर एक सेल के ऊपर मूव करें, आगे अब नंबर कीबोर्ड से प्रेस करूँ, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, लाइक 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। ठीक है, अगर हमें ऐसे नहीं करना है तो ये है टाइम कंज्यूमिंग। अब लग तो रहा है कि इजी है, एक एक नंबर ही तो लिखना है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक लिखें, यहाँ पे 2 लिखें, फिर यहाँ पे ये जो एरो आ रहा है इसको हम स्ट्रेच कर दें यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑप्शन आती है, आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगी उसके बाद कि फिल सीरीज़ करना है क्या इसको, या फिल द सेम नंबर आएगा सब में। तो अगर सेम नंबर ही चाहिए आपको तो सेम नंबर पे जाओ, या तो सीरीज़ में आना है, जैसे फिल सीरीज़ किया है हमने यहाँ पे, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। बस एक बार आप इसको स्ट्रेच करो नीचे तक, वहाँ पे फिल सीरीज़ में ले लो और ये ऑप्शन आपके पास ऑटोमेटिकली आएंगी। लेकिन कंटिन्यूटी में अगर हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे 1 आए, यहाँ पे 4 आए, यहाँ पे फिर 6 आए, यहाँ पे 20 आए, यहाँ पे 30 आए, तो वो नहीं, जैसे हम सीरियल नंबर देते हैं ना, तो उस केस में हम कर सकते हैं यहाँ पे, या तो देखो सीरियल नंबर के केस में फॉर एग्जाम्पल लाइक 1 2 लेके जितना भी नंबर आपको चाहिए उतना वहाँ तक। ओके, ये क्या हो गया, या हम डेज़ के ऊपर इसको चला सकते हैं। तो डेज़ कितने हैं, 7 ही है ना, संडे से चला दो चाहे मंडे से चला दो, तो संडे से चलेगा तो मंडे तक आएगा, सॉरी सैटरडे तक आएगा, मंडे से चलेंगे तो संडे तक आएगा। या ईयर्स हैं, ईयर में भी आपको 1 ईयर का ही गैप आएगा ना, या फिर जनवरी फरवरी मंथ के नेम के साथ आपको चलना है, तो वहाँ पे भी फिल सीरीज़ के ऑप्शन को हम चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फिल सीरीज़ का मतलब हो गया कि कंटिन्यूटी में आपको अगली चीज़ चाहिए, तो इसे हम कहाँ से ले सकते हैं, एडिट में जाके फिल भी कर सकते हो आप। लाइक हमने इसको स्ट्रेच किया, यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन ही क्लिक करने नहीं आई तो इसको स्ट्रेच ही रखना, इस तरह से पिंक जैसा या जिस भी कलर में आपके स्प्रेडशीट के ऊपर आएगा, ये एडिट पे जाओगे, फिर यहाँ पे फिल में जाओगे तो यहाँ पे सीरीज़ की ऑप्शन है ये। ठीक है, सीरीज़ पे क्लिक करोगे तो सीरीज़ में ऑटोमेटिकली डेटा एंटर हो जाएगा यहाँ पे आके, चाहे आप यहाँ पे जैन लिखोगे, यहाँ पे फैब लिखोगे, तो यहाँ नीचे दिसंबर तक आ जाएगा आपके पास, जितने आपने कॉलम यहाँ पे या सेल्स को आपने सेलेक्ट किया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कि कई बार क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास सेल का साइज़। ठीक है, इतनी ही सेल है, लेकिन हमें क्या लिखना है, पूरा जनवरी। ओके, तो इतना बड़ा जनवरी है, सेल इतना है, तो ये इसमें फिट तो आएगा नहीं, तो हमें क्या दिखेगा, JANU, इसके बाद भी टेक्स्ट होगा लेकिन वो आगे चला जाएगा, दिखेगा नहीं। या तो हम इस सेल को फिर स्ट्रेच कर दें आगे की तरफ को, या तो यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट सेल में, यहाँ पे अलाइनमेंट में डिफ़ॉल्ट में, और इसको करवा देंगे श्रिंक यहाँ पे कि रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली, तो ये टेक्स्ट के साइज़ को छोटा कर देगा ऑटोमेटिकली, आपको जाके छोटा नहीं करना है फॉन्ट साइज़ के ऊपर, फॉन्ट साइज़ के ऊपर जाके छोटा नहीं करना है। या तो हम यहाँ पे कर लें, या तो श्रिंक टू फिट सेल साइज़, इन दोनों ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन हम चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो श्रिंकिंग ऑफ द टेक्स्ट कहाँ से होगी, फॉर्मेट सेल में, ये 2 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन क्लिक कर लो। और अगर हमें कई बार आपने देखा होगा ना कि सेल तो हमारी इस तरह से है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिख के आ रहा है कुछ इस तरह से टेढ़ा जैसा, ठीक है, तो वो चीज़ें भी यहाँ से ही हैं। टेक्स्ट की ओरिएंटेशन कहाँ से करोगे, वो भी होगी अलाइनमेंट में जाके। ओके, फॉर्मेट सेल में अलाइनमेंट में हम इसको चूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये वाला पॉइंटर यहाँ पे है तो उसका मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टली डेटा एंटर कर रहा है। अगर आप इसको यहाँ पे कर लोगे तो ये जिस भी साइज़ को करोगे, मतलब उस तरफ को ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो, या आपका जो टेक्स्ट है वो अलाइंड होना शुरू हो जाएगा। अब है नेक्स्ट, ये सेम है जैसा हमने वर्ड में भी किया था कि फाइंड एंड रिप्लेस को कैसे करते हैं। तो अगर फाइंड के ऊपर ही काम करना है तो कंट्रोल F के साथ शॉर्टकट है, कंट्रोल H है, और
अगर पर्टिकुलर चीज़ को आपने रिप्लेस करना है, एक एक जैसी एंट्री बहुत बार हो गई है, तो हर एक सेल के ऊपर या हर एक डेटा के ऊपर अलग अलग ना जाके आप बस एक बार उसमें एंटर करो फाइंड में, और रिप्लेस के ऊपर जिस भी नाम के साथ आपको रिप्लेस करना है वो एंट्री दो नेक्स्ट के ऊपर, एंड देन रिप्लेस ऑल की ऑप्शन पे क्लिक करके आप पूरे टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, ठीक है। लाइक यहाँ पे डॉलर का सिंबल है, उसको रिप्लेस किया गया है स्पेस के साथ। ओके, नेक्स्ट है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, चार्ट्स। चार्ट क्या है, कितनी तरह के चार्ट होते हैं, तो नाम भी आ जाते हैं कई बार। देखो, कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, पाई है, एरिया, लाइन, एक्स वाई स्कैटर चार्ट है, बबल है, नेट चार्ट है, स्टॉक है, कॉलम एंड लाइन चार्ट है। अब जो लोग एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे कि अभी आपने बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया हो, इंश्योरेंस का, या जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो ज़्यादा आता है, ठीक है, तो वहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन या मतलब 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आते हैं चार्ट के ऊपर। तो वो ज़रूरी नहीं कि एक ही चार्ट आपके पास सिंगल अवेलेबल हो, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ द चार्ट के ऊपर भी आ जाते हैं वो, कि एक ही चार्ट के ऊपर दूसरी की इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, ठीक है। तो वो चार्ट है इनमें से। देखो, कॉलम चार्ट में आपके पास डायरेक्ट डेटा दिया जाता है, बार चार्ट इस तरह से है, पाई चार्ट जो है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं हमेशा, पाई चार्ट, ठीक है। तो पाई चार्ट क्या है, सर्कल है एक, इसी को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल के फॉर्मेट में भी कई बार क्वेश्चन होता है, तो टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, और उसी के साथ आपको कैलकुलेट करना है बाकी सारी चीज़ों को, ठीक है। तो बस इनके नाम अभी के लिए तो आपको अगर कंप्यूटर में देखना है इसको, तो इसके नाम इंपॉर्टेंट हैं। इन केस अगर आपके पास इस तरह के कभी सिंबल बना के दे देते हैं वो, तो आपको ये पहचानना है कि ये कौन सा चार्ट है, ठीक है। ये वाला जैसे नेट चार्ट है, तो नेट चार्ट कैसा है, फॉर एग्जाम्पल ये है पेंटागोनल, ठीक है, बनी 1 2 3 4 5, यस। और बस यहीं पे आपके पास इंफॉर्मेशंस होंगी, यहाँ पे, ओके। सो चांस है, इम्पॉर्टेंट है, और ये बाकी एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है, और ये है आपके पास अगेन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कि फंक्शंस कैसे हैं, कैसे यूज़ करना है हमें, और अगर हमें खुद से फंक्शन बनाने हैं तो कैसे काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, ये है सेल में एंट्री हमारे पास, सेल है क्या, क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोज एंड कॉलम्स। तो ये रोज है इस तरफ को, ये कॉलम है, तो एंट्री कौन सी, यहाँ पे नाम है, यहाँ पे सेल की एंट्री है। अब यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया है कि हमें सम करना था इनका, तो सम कैसे हो रहा है, हमेशा जब भी कोई फंक्शन या फॉर्मूला हम बनाएंगे तो वो इक्वल टू के साइन के साथ ही स्टार्ट होता है, ये चीज़ याद रखना। इक्वल टू के साइन के साथ जो है वो सेल को समझ आ जाता है कि आपको या तो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है या हम कोई फॉर्मूला लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये है मैंडेटरी चीज़, इक्वल टू का साइन, ठीक है। तो इक्वल टू के साइन के साथ यहाँ पे क्या लिखा है, ऑलरेडी लिखा है लेकिन फिर भी लिख रही हूँ, C3 क्या है, C ये है, और 3 क्या है, 1 2 3। अगर यहाँ पे वैसे नंबर नहीं दिख रहे तो हम यहाँ लिख लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस सेल का रेफरेंस क्या हुआ, ये है C6, है ना। C6 में हमने फॉर्मूला दे दिया C3 प्लस हमें क्या क्या ऐड करना है, इसको इसको और इसको, तो C3 प्लस C4 प्लस C5, ठीक है। अब आप यहाँ पे जब जैसे ही एंटर प्रेस कर दोगे कीबोर्ड से, तो यहाँ पे इनका सम होके आ जाएगा आपके पास। तो ना ये इक्वल टू का साइन दिखेगा, फिर ना ये तीनों नंबर दिखेंगे, फिर आपके पास डायरेक्ट आएगा 30 यहाँ पे लिख के, ठीक है। तो ये हो गया, हमने फॉर्मूला खुद से बनाया। इसी चीज़ को हम कैसे कर सकते थे, फिर से सेम सेल के ऊपर भी लिख सकते हैं, चाहे किसी भी सेल को आप बाय डिफ़ॉल्ट उठा लो, जरूरी नहीं लाइन पे ही चलना है हमें। हम कैसे मैथ के फंक्शन करते हैं वैसे, 5 9 5 है, प्लस का सिंबल यहाँ रहेगा। अगर 6 ही ऐड करना है इसमें तो हम 6 यहाँ पे ऐड करेंगे बस, और इसके बाद लाइन यहाँ पे। लेकिन स्प्रेडशीट के केस में क्या है कि ये 2 सेल्स हैं आपके पास, ये 2 सेल हैं, आप इनके ऊपर वाली सेल के ऊपर ही फॉर्मूला लिख दो चाहे यहाँ पे, तो कैलकुलेशन वही होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन बना, अब इसको फॉर्मूले के साथ अगर हमें करना है तो यहाँ पे लिखेंगे हम सम जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड फंक्शन है जो पहले से डिफाइन है स्प्रेडशीट में। चाहे आप लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात कर लो, चाहे एमएस ऑफिस एक्सेल की बात कर लेते हैं, तो ये ऑलरेडी है सम वाला फंक्शन। अब जो ऑलरेडी फंक्शंस हैं दिए हुए, उनमें इंफॉर्मेशन देने का भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। अगर आपने वैसे इनपुट नहीं दी तो वो वहाँ पे एरर मैसेज शो कर देता है, ठीक है। तो सम में किस तरह से दिया जाता है कि हम सम फंक्शन को लिखेंगे और जिन जिन चीज़ों का या जिन जिन सेल का हमें सम करवाना है ना, उनका हम यहाँ पे रेफरेंस देते चलेंगे।
हमें चाहिए क्या, C3 से लेके C5 तक, ये है कोलन, ठीक है। तो C3 से लेके C5 तक की सेल का हमारे पास एडिशन आ जाएगी। सम लिखा, ये हमारे पास पैरेंथेसिस है, छोटी वाली ब्रैकेट, सेल का एड्रेस 1 का, कोलन से इसको सेपरेट किया, C5 नेक्स्ट सेल का यहाँ तक, मतलब इन तीनों सेल का हो जाएगा। ये है रेंज बोलते हैं हम इसे, वैसे रेंज, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही एंटर करोगे ये नाम सेम ही आ जाएगा आपके पास, मतलब आंसर जो है हमारे पास सेम ही है। तो एक ही काम को करने के दो तरीके हैं। अगर हम इस तरह से सम करना हमें नहीं आता है तो हम अपने से हम अपने से फॉर्मूला बना सकते हैं इसका, इस तरह से। लेकिन अगर आपको फंक्शंस आते हैं तो हम फंक्शन लिखेंगे, जिस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन उसमें फिलअप करनी है वैसे करेंगे और आंसर को चेक कर लेंगे। इक्वल टू का साइन नहीं आता आंसर में, ओके, ठीक है। फंक्शंस हैं, अब फंक्शंस कैन बी एंटर्ड इन 2 वेज। फंक्शन जो है हम किसी भी सेल में कैसे एंटर कर सकते हैं, और किस सेल में होता है, एक्टिव सेल में हमेशा। उसके ऊपर पहले माउस का क्लिक होना चाहिए, ठीक है, या उस सेल को आपने सेलेक्ट करके रखा हो जिस पे आप फंक्शन या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो। तो या तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है, एक फॉर्मेट ये हो गया, या हम इनपुट लाइन के थ्रू करवा सकते हैं। तो इनपुट लाइन कौन सी होती है, ये वाली लाइन, याद है फंक्शन के साथ हमने एक लाइन देखी थी, ये हमारा fx है। यहाँ पे मैंने कहा था ना कि जो भी इन्फॉर्मेशन किसी भी सेल में एंटर होगी वो इस लाइन पे हमें ऑटोमेटिकली विजिबल होगी। तो सेल को सिलेक्ट करो, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख दो, सेम फॉर्मेट है, ठीक है। तो एक हो गया ये कि हम डायरेक्टली करें या तो फिर इनपुट सेल के थ्रू कर लेते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं आर्गुमेंट फंक्शन। जो हमने ये नंबर लिए लिखे बीच में, जो रेंज लिखी, उन्हें कहते हैं हम आर्गुमेंट फंक्शंस, या नेस्टेड फंक्शंस के थ्रू कर लो कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हमें यूज़ करना है। ये है हमारे पास ऑलरेडी जो फंक्शंस हमारे पास है, जैसे सम है, प्रोडक्ट है, काउंट है। ये देखो यहाँ पूरी लिस्ट है, जिस भी चीज़ को आप लिखना चाहेंगे उसकी पूरी लिस्ट है ये। तो ये है फंक्शन विजार्ड में जाते हैं। फंक्शन विजार्ड में कैटेगरी चूज़ करनी है अब यहाँ पे कि आप किस तरह के फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पे जैसे मैथमेटिकल हैं, स्टैटिस्टिकल हैं, या स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं। तो अगर हम मैथ के फंक्शन की यूज़ करना चाह रहे हैं तो मैथमेटिकल यूज़ करके ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएगी। ये देखो वर्टिकल स्क्रॉल बार के साथ इसको ऊपर नीचे मूव कर लो, या यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखेंगे कि किस तरह का हमें फंक्शन यूज़ करना है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट करके दिखा देता है, या तो आप यहाँ से चूज़ करते चलो। तो यहाँ पे किस चीज़ के लिए ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सम के लिए। तो यहाँ से सम हमने चूज़ किया, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई कि ये देखो सम के फंक्शन को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। सम क्या रिटर्न करेगा, लिखा है रिटर्न द सम ऑफ ऑल आर्गुमेंट्स। जितने भी आर्गुमेंट आपने दिए, अब आर्गुमेंट क्या है, जैसे हमारी सेल थी, सेल में हमने क्या लिखा था, C1, ओके, जो भी लिखा था, मतलब यहाँ पे मैं C1 लिख दे रही हूँ, C1 + C2 + C3। अगर हमने इस तरह से लिखा है तो ये है हमारे पास सेल आर्गुमेंट, उस सेल का नाम, ठीक है। तो सेल रिटर्न्स द सेल सम ऑफ ऑल आर्गुमेंट्स। इन आर्गुमेंट्स का जो भी रिजल्ट आएगा उसको ये सम कर देगा। अब नंबर 1 रिक्वायर्ड है कि अगर हमें सम का फंक्शन यूज़ करना है तो हमें एक नंबर तो देना ही है। अगर हमने इस तरह से लिख दिया कि सम लिखा आपने और ये लिखा हमने C1 से लेके C3 तक हमें एडिशन करनी है, तब तो ये ठीक है। अगर हमने लिखा बस सम और इस तरह से, तो ये एक एरर मैसेज शो कर देगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखो रिक्वायर्ड है ना कि एक नंबर तो हमें देना ही देना है। तो यहाँ पे हमें चाहे C1 ही लिखो पर लिखना है एक आर्गुमेंट एटलीस्ट। मैक्सिमम कितने आर्गुमेंट दे सकते हैं हम, देखो यहाँ पे 1 से लेके 30 तक। इसी फॉर्मेट को, इसी चीज़ को एक और लिखने का तरीका देखो, ये कैसे है कि सम लिखा, C1 दिया, C2 है और C3 है, ठीक है। ये भी सेम चीज़ है, ये भी सेम चीज़ है, ये भी सेम चीज़ है। यहाँ पे ये कैसे हुआ, ये हुआ रेंज के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हुआ, आर्गुमेंट की लिस्ट के थ्रू। और ये कैसा है, ये है जो सेल्फ मेड है, या हमने खुद से डायरेक्टली इनपुट किया फॉर्मूला, या हमने क्रिएट कर दिया। ये डायरेक्टली इनपुटेड है, ये फंक्शंस के थ्रू है। फंक्शन में भी दो तरह से, ये रेंज दी है और ये है आर्गुमेंट की लिस्ट के थ्रू। तो आर्गुमेंट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 30 तक है, ठीक है। और यहाँ पे हम नंबर दे सकते हैं। तो नंबर 1 क्या है, लाइक D23 दिया है यहाँ पे। तो हमने अगर ये फॉर्मूला क्रिएट किया तो यहाँ पे क्या आता है, ये C1, C2, C3, ओके।
और उसके बाद हम बस इन 3 को एंटर करके यहाँ पे ओके लिख देते, तो उस सेल के ऊपर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो हम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। फिर से देखो, डायरेक्टली हमने उस सेल के ऊपर गए, हमने सम का फंक्शन लिखा और इससे से इनपुट दे दी अगर हमें आता है। अगर नहीं आता और आपको सम करना है तो आप कहाँ जाएंगे, फंक्शन विज़ार्ड के ऊपर। फंक्शन विज़ार्ड के ऊपर आप कैटेगरी चूज़ करेंगे, कौन सी कैटेगरी का फंक्शन या फॉर्मूला आप यूज़ करना चाहते हो, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ से आप इनका फॉर्मेट देखोगे, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करोगे, इसके हिसाब से ओके प्रेस करोगे तो उस जो भी सेल आपने एक्टिव करके रखी थी उसमें रिजल्ट आपके पास शो हो जाएगा। ओके, अब ये है एरर कि अगर आपने फंक्शन के जो भी हमारी सेल है उसमें फंक्शंस को अच्छे से अगर इनपुट नहीं दिया तो किस तरह की एरर आती हैं। तो ये है, और ये सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार कि ये एरर किससे रिलेटेड है। लाइक नेम है तो ये डिस्प्ले करेगी कि जो वैलिड जो रेफरेंस दिया गया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता या वैलिड नहीं है। ठीक है, इसी एरर को कहते हैं 525 हैश रेफरेंस। इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग एरर 524 द कॉलम रो और शीट फॉर द रेफरेंस सेल इज मिसिंग। अब किसी और अगर शीट का या किसी और सेल का हम, जैसे क्या है कि ये हमारे पास सेल बनी है ना इस तरह से, ये अब यहाँ से कोई सेल ही हमने डिलीट कर दी, पूरी की पूरी रो डिलीट कर दी, लेकिन उसका हमने रेफरेंस दे दिया और वो है ही नहीं, तो फिर वो एरर देगी आपको हैश रेफरेंस की। इसी से हैश वैल्यू है, आर्गुमेंट, उसके बाद डिवीज़न बाय ज़ीरो, नम है 509 510। इनको डिटेल में पढ़ लेना। किसी में कोई एरर, किसी में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछना, आई विल कवर देम अप इन द MCQ सीरीज़। ओके, नेक्स्ट है सेल रेफरेंस के बारे में फिर से कि सेल रेफरेंसेस जो हैं ये कितनी तरह के होते हैं। तो ये हैं 3 तरह के। ये क्वेश्चन भी रहता है कि रिलेटिव है जैसे, या एब्सोल्यूट है, या मिक्स सेल रेफरेंस है। तो कौन सा सेल रेफरेंस है? तो रिलेटिव रेफरेंस क्या है? जब हम सेल का नाम दे रहे हैं उस पर्टिकुलर लाइक हमें क्या करना है, देखो मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि हमारे पास है ये एक पूरी कॉलम की बात करते हैं। यहाँ पे ये है C, ये है 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंट्री दे दी 5 है, 6 है, 7, पर मैंने इसको कहाँ तक सिलेक्ट किया, लाइक 20 तक, ठीक है। फिर मैंने कोई 25th सेल है उसमें मैंने क्या लिखा कि सम कर देना C1 से लेके C20 तक। और वो कैसे किया, इसको इसके ऊपर क्लिक किया और इसको मैंने ड्रैग कर दिया C20 तक, ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ गया, मैंने हाथ से नहीं लिखा उस केस में, ठीक है। एंटर कर दिया तो अभी तो मैंने 3 वैल्यूज़ दी हैं। इसके बाद मैं अगली वैल्यू दूंगी, उसके बाद मैं कोई अगली सेल में दिया, फिर से दिया, आगे दी, ये ऑटोमेटिकली आपके सेल को इंक्रीज करता रहेगा। तो ये है मतलब आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता रहेगा। तो ये हो गया रिलेटिव सेल रेफरेंस, ठीक है। फिर है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के केस में जो भी हमने रेफरेंस दिया है वो चेंज नहीं होता, फिर मतलब इस तरह से वो चेंज नहीं करेगा। और उस केस में जो भी सेल का एड्रेस है उसके साथ हमारे यहाँ पे लग जाएंगे डॉलर का सिंबल, ये वाला, लाइक $C, $1 से लेके $C20 तक, $C, $20, ठीक है। तो अब जो है ये सेट है, इसके आगे अगर आप इसको स्ट्रेच करना चाहोगे तो वो होगा नहीं। तो ये हो गया एब्सोल्यूट, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू है। रिलेटिव का मतलब है कि ये रिलेटिवली चेंज होती रहती है, और मिक्स का मतलब है कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, रिलेटिव का और एब्सोल्यूट का, तो वो बन गया मिक्स सेल रेफरेंस। ओके, तो ये 3 चीज़ें सेल रेफरेंस जो हैं 3 तरह से दे सकते हैं हम। रिलेटिव सेल रेफरेंस है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, एंड मिक्स सेल रेफरेंस है, ठीक है। मिक्स सेल रेफरेंस में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, रिलेटिव भी और एब्सोल्यूट भी। रिलेटिव में हम रिलेटिव एड्रेस को देते हैं या रेफरेंस को देंगे, एब्सोल्यूट में जो पर्टिकुलर एड्रेस है उसी को दिया जाएगा, ठीक है। और मिक्स में दोनों को कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास ना कभी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि ये है C10 लिखा हुआ, ठीक है, तो ये कौन सा सेल रेफरेंस है, ये है रिलेटिव, ठीक है। अब अगर $C, $10 है तो ये कौन सा है, ये हो गया एब्सोल्यूट। और अगर $C10 है तो यहाँ पे क्या है, ये है मिक्स सेल रेफरेंस। मतलब जो C वाला है वो तो आपका एब्सोल्यूट है, लेकिन जो 10 वैल्यू है ये चेंज हो सकती है कभी, ठीक है। ओके, या इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि C लिखा और 10 के साथ डॉलर का सिंबल बना दिया, तो ये जो 10th आपकी रो है उसको एब्सोल्यूट कर दिया, लेकिन कॉलम वाले को इसने एब्सोल्यूट नहीं किया, यहाँ पे ये रह गया आपका रिलेटिव।
तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट का जो कंबाइन बना वो बन गया हमारे पास मिक्स सेल रेफरेंस। ओके, नेक्स्ट है अब पिवट टेबल। पिवट टेबल जो है ये भी एक अच्छी टर्म है जो एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है कि क्या होते हैं ये। अगर हमें इन्हें यूज़ करना है तो हम कहाँ से करते हैं, डेटा के ऊपर जाएंगे मेन्यू बार में, पिवट टेबल और क्रिएट करेंगे। किस लिए यूज़ होता है ये, टू कंबाइन, कंपेयर, एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इजीली। पिवट टेबल को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट समरीज ऑफ द सोर्स डेटा, डिस्प्ले द डिटेल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड क्रिएट द रिपोर्ट। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम कंबाइन कर सकते हैं इन डेटास को, कंपेयर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और हम समरीज को या रिपोर्ट को जनरेट करवा सकते हैं पिवट टेबल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास स्प्रेडशीट है, यहाँ ये रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन है। तो जो आपने एंट्री दे दी वो एंट्री को सिलेक्ट करना है, हमें डेटा के ऊपर जाना है, पिवट टेबल के ऊपर जाना है और क्रिएट कर देना है, तो उसका ऑटोमेटिकली ये पिवट टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब जो जो फंक्शंस या जो जो चीज़ें हम इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं लाइक कंबाइन, कंपेयर, एनालाइज एंड जनरेट द रिपोर्ट्स या क्रिएट रिपोर्ट्स, ये उस डेटा की ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होती जाएंगी। ठीक है, ये हो गया पिवट टेबल। ये इस तरह से पिवट टेबल हमारे पास क्रिएट होता है। तो ये हमारे पास डेटा है जो हमने दे दिया, बना लिया पहले से, और उसके बाद हम कहाँ गए, डेटा में पिवट टेबल को क्रिएट करवाया। यहाँ पे कंपनी है, डेट, सेल्स, किस तरह से आपको चीज़ों को विजुलाइज करवाना है वो चीज़ें आ जाएंगी इसके बाद। ठीक है, ओके, ये लेआउट है एक्चुअल में पूरा आपके पास कि इस डेट में रो फील्ड है, देखो सम ऑफ सेल्स कहाँ पे आएंगी, डेटा फील्ड्स में आएंगी, पेज की फील्ड में क्या क्या है, कॉलम सी क्या है, लाइक ओके। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमें सेव करना है, तो हम सेव कैसे कैसे कर सकते हैं। सेव करने के लिए आप हमेशा अपने ऑप्शंस को चूज़ अपने हिसाब से रख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये हमसे सेव करवाता है डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन अगर आपको कहीं और कहीं पे सेव करवाना है तो आप उस पर्टिकुलर लोकेशन को चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सेव के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे इस तरह का पेज आपके पास ओपन होके आएगा। तो अगर जैसे आपको करवाना है कहाँ पे, डी ड्राइव में कोई एक फ़ोल्डर है, उसके भी अंदर कोई फ़ोल्डर है वहाँ पे, ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे, कंप्यूटर में डी ड्राइव को क्लिक करोगे, इस फोल्डर को के नाम पे क्लिक करोगे, इस फोल्डर के नाम पे क्लिक करोगे और वहाँ पे आपकी फ़ाइल जो है वो सेव हो जाएगी जाके। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फ़ाइल का नाम आ रहा है जो अनटाइटल्ड 2 आ रहा है, यहाँ पे हम इसको एडिट कर सकते हैं। ओके, और ये है डिफ़ॉल्ट फाइल की एक्सटेंशन यहाँ पे कि किस एक्सटेंशन के साथ ये सेव हो रहा है। तो ये है ODF और ODT किसकी है, क्वेश्चन है आपके लिए। लाइक अगर आपने थोड़ी देर पहले आंसर दिया है तो अभी तो आपको क्लियर ही होगा ये कंसेप्ट कि ये किस चीज़ की एक्सटेंशन आई। ओके, अब है नेक्स्ट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ें पिछली समझ में आई हैं तो यहाँ से कनेक्ट करने में अब आसानी रहेगी। हमने राइटर में भी सेम ही ऑप्शंस रहती हैं, ये तो कुछ जो शॉर्टकट कीज़ हैं वही चेंज होती हैं, बाकी सारी सेम वही रहेंगी। अगर आपने राइटर की याद कर ली हैं तो एक्सेल की याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है फिर। ठीक है, बस राइटर के केस में आपको डॉक्यूमेंट की बात हो रही होती है और यहाँ पे बात होगी सेल की या शीट की। ठीक है, तो कंट्रोल+होम से राइटर में कहाँ जाते थे, टू द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन के ऊपर। यहाँ पे कहाँ जाओगे, कर्सर जो है पहली लाइन के ऊपर मूव करेगा फर्स्ट सेल के ऊपर, और फर्स्ट सेल क्या है, A1। ठीक है, कंट्रोल एंड लास्ट के ऊपर, लास्ट भी कहाँ पे, जिसने डेटा कंटेन किया है, ऐसा नहीं कि पूरी शीट की लास्ट पे चला जाएगा। ठीक है, होम के साथ कहाँ जाओगे, टू द फर्स्ट सेल ऑफ द करंट रो, एंड से कहाँ जाओगे, टू द लास्ट सेल ऑफ द करंट रो। Shift+Home, select the current cell, first cell of the current row. Shift+End, select the cell, ये सेल को सिलेक्ट करेगा from the current cell to the last cell of the current row. ये पूरी की पूरी, लाइक हमारे पास ये शीट है ना पूरी, ठीक है, तो शिफ्ट और होम क्या करेंगे जैसे, तो यहाँ पे हमारे पास ये है इस तरह से। तो अगर Shift+Home दबाओगे तो ये पूरी की पूरी select the cell from the current cell to the first cell of the current row last। ठीक है, ये इस सेल से, जैसे हमारा कर्सर यहाँ पे है अगर और हमने Shift+Home दबा दिया तो ये पूरी की पूरी सेल को ऊपर से नीचे तक पूरी रो को ही सिलेक्ट कर देगा। इसी तरह से Shift+End जो है ये कॉलम वाइज इस तरह से, select the cell from the current cell to the last cell of the current row and the column, ये कॉलम होगा यहाँ पे। ओके ओके, Shift+Page Up, ये क्या करेगा, ये शिफ्ट करेगा या सिलेक्ट कर देगा सेल को फ्रॉम द करंट सेल
अप टू द वन पेज इन द करंट कॉलम, और ये एक्सटेंड करेगा एग्जिस्टिंग सिलेक्शन ऑफ वन पेज अप। ठीक है, ये एक पेज ऊपर की सेल को सिलेक्ट करके देगा। शिफ्ट प्लस पेज अप, शिफ्ट प्लस पेज डाउन, उसी का मतलब पेज डाउन नीचे वाला पेज हो जाएगा यहाँ पे। शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, ये क्या करेगा, ये मूव करेगा कर्सर को टू द लेफ्ट एज की तरफ, राइट एरो टू द राइट एज की तरफ। शिफ्ट प्लस अप एरो ऊपर की तरफ, डाउन नीचे की तरफ। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो ये सिलेक्ट कर देगा और सभी सेल को जो डेटा को कंटेन कर रही हैं फ्रॉम द करंट सेल टू द एंड ऑफ द कंटिन्यूअस रेंज ऑफ द डेटा सेल इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, जिस भी डायरेक्शन में हमारी एरो होगी, लाइक अप है, डाउन है, राइट है, लेफ्ट है। ठीक है, तो बाकी सारे उसी तरह से शिफ्ट प्लस एरो। अब है ऑल्ट प्लस पेज अप, ये मूव करेगा स्क्रीन को वन स्क्रीन टू द लेफ्ट। अब वन स्क्रीन का क्या मतलब है, यहाँ पे हमें तो पूरी रोज और कॉलम्स कुछ इसी तरह से दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट स्क्रीन में हमें कहाँ से कहाँ दिख रहा है, लाइक ए से लेके हमें दिख रहा है यहाँ पे एम तक। ठीक है, तो ये जैसे हम आप पेज अप डाउन या कर रहे हैं ना हम लोग, तो वहाँ पे क्या करेगा ये, अब पेज लेफ्ट की तरफ अगर मूव कर रहा है तो अगला जो पेज आएगा आपके पास, उसकी जो पहला यहाँ पे नाम रहेगा वो एम है, यहाँ पे इसी तरह से कुछ ए एम रहेगा या ए बी, मतलब जितनी भी आपके पास पेज का साइज आ रहा है, ये रोज इसी तरह से रहेंगी। लेकिन जहाँ पे आपका डाउन की तरफ को चेंज होगा, वहाँ पे ये ऊपर वाले जो सेल रेफरेंसेस हैं ये इसी तरह से रहेंगे, लाइक ए से लेके एल है या एम है। लेकिन नीचे वाले ये 1 से लेके लाइक 20 तक एक बार दिखा आपको, फिर 21 से लेके 40 तक दिख रहा होगा, फिर अगला, मतलब जितना पेज आपका एक बारी में सेट हो रहा है उससे अगला पेज अगली बारी में आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पेज अप और पेज डाउन का मतलब ये है। जबकि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट वाला पेज होता था ना राइटर में, उसमें तो हमें पूरा पूरा पेज दिख रहा होता है कि पेज 1 है, फिर यहाँ थोड़ा सा गैप है, फिर पेज 2 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, सेल कंटिन्यूटी में होती हैं, लेकिन वो मूव करती हैं पेज अप डाउन से, मतलब कितनी सेल्स एक पेज में आनी है, कितनी दूसरे में आनी है, उनको हम देख सकते हैं यहाँ से। कंट्रोल प्लस स्टार का क्या मतलब है, स्टार जो है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, न्यूमेरिक की है, और इसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डेटा रेंज के ऊपर कंटेन करता है, और अ रेंज is a contiguous cell range that contains data and is bounded by the empty row and column. ओके, सेम है डिवीजन वाला, ये डिवीजन करेगा साइन सिंबल, न्यूमेरिक कीपैड सेलेक्ट करेंगे अगर, तो ये मैट्रिक्स फार्मूला रेंज को कंटेन करके कर्सर में शो कर देगा। ओके, उसके बाद है प्लस की प्लस है, माइनस है, ये सारी हमारे पास नम पैड की तरह भी होती हैं, या तो आप ऊपर भी देख सकते हो इनको, 1 2 3 के ऊपर बने रहते हैं, तो हमें शिफ्ट के साथ इनको यूज़ करना होता है। ठीक है, अगर हम एंटर कर देते हैं एंटर वाली की से, तो क्या करता है ये, मूव्स द कर्सर डाउन वन सेल, लाइक ये हमारे पास सेल है, तो इस टाइम पे हम यहाँ पे डेटा एंटर कर रहे हैं, जैसे ही आपने एंटर कर दिया ये नीचे की तरफ वाली सेल के ऊपर कर्सर को लेके चला जाएगा। ठीक है, टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द कर्सर, अब हमें चाहिए कि हमें नीचे की तरफ ना जाता हुआ ये बगल की तरफ को जाए, तो हम इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। कहाँ से होती हैं, टूल में जाके ऑप्शन में जाएंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जाएंगे और जनरल में। ओके, इसी के साथ ये है कंट्रोल प्लस, ये वाला जो सिंबल है हमारे पास, ये है ये वाला सिंबल होता है कीबोर्ड के ऊपर, लेट मी सी वेयर इट इज़। ओके, ये वाला सिंबल है हमारे पास, ये जो डबल कोड वाला सिंबल है उसके नीचे वाला जो सिंबल है वो यही है। ठीक है, तो या एंटर के बगल वाला जो सिंबल है वो ये डिस्प्ले करेगा या हाइड करेगा फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ द वैल्यूज़ इन द सेल। हमें क्या है, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में कि हमें क्या करना है, ए है यहाँ पे बी है, ये 1 2 और 3 है, तो हम इन सेल्स में जैसे एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 4 3 और यहाँ पे आ गया 5 और 6, तो कहाँ पे हमने फॉर्मूला दिया यहाँ पे। अब मैंने कहा ना कि हमें फॉर्मूले बनाने के तरीके हैं, या तो आपको सम वैसे आता है, या किसी ने आपसे फंक्शन वाला पूछा तो हम फिर सम लिखेंगे यहाँ पे, फिर फंक्शन के हिसाब से देंगे। अगर उसने बस ये पूछा है कि आपको बस इन सेल्स का एडिशन करना है, तो आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लो। लेकिन अगर उसने कहा कि फंक्शन के थ्रू ही करना है और ये फॉर्मूला शो होता रहना चाहिए वहाँ पे, मतलब रिजल्ट नहीं आए जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, ये इसी तरह से लिख के आए कि सम ऑफ A1 to A3। ठीक है, यही दिखना चाहिए सेल के ऊपर। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसके साथ
ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम फंक्शन की के कॉम्बिनेशन से किस तरह के शॉर्टकट क्रिएट होते हैं, लाइक कंट्रोल प्लस F1 है, तो ये डिस्प्ले करता है कमेंट दैट इज़ अटैच टू द करंट सेल। F2 के साथ क्या है, ये स्विच करता है एडिट मोड में, प्लेस कर देता है कर्सर को एट द एंड ऑफ द कंटेंट ऑफ द करंट सेल। प्रेस अगेन, अगर हम फिर से प्रेस करते हैं तो एग्जिट कर देता है एडिट मोड से। अगर हमने एक बार प्रेस किया तो एडिट में ले जाएगा, अगर हमने एक बार और कर दिया तो ये एग्जिट करवा देगा उसमें से। इफ़ द कर्सर इज़ इन एन इनपुट बॉक्स इन द डायलॉग देन दैट हैज़ द मिनिमाइज बटन, तो डायलॉग को हिडन भी कर देता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस F2 के साथ क्या होता है, ये ओपन कर देता है फंक्शन विज़ार्ड को, जो फंक्शन विज़ार्ड हमने पीछे देखा था जहाँ पे हमने मैथमेटिकल वाली चीज़ देखी थी। अगर आपको वो देखना है फंक्शन विज़ार्ड, तो या तो हम ऑप्शंस के थ्रू जाएं मेन्यू बार से चूज़ करते हुए, या तो इस की को आप प्रेस करो तो ये डायरेक्टली आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 ये मूव कर देगा कर्सर को टू द इनपुट लाइन की तरफ। F3 के साथ हम नाम डिफाइन कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स का। F4 है उसके बाद, ये शो या हाइड करता है डेटाबेस को, एक्सप्लोरर को। शिफ्ट प्लस F4 ये रीअरेंज कर देता है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस को। तो यहाँ पे ये वाला सेल रेफरेंस कौन सा है, ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, और ये कौन सा है, जरा कमेंट बॉक्स में इन्हीं नाम के साथ देना। अभी हमने काफ़ी डिटेल में देखी ये चीज़, या आई थिंक 6th या 7th क्वेश्चन हो गया आज का। F5 ये शो और हाइड करता है नेविगेटर को। शिफ्ट प्लस F5 ये ट्रेसेस करता है, डिपेंडेंट है ये किस तरह से ट्रेस करना है। F7 ट्रेस प्रेसिडेंट्स, ओके। शिफ्ट कंट्रोल F5 मूव करते कर्सर को फ्रॉम इनपुट लाइन टू द शीट एरिया। F7 मतलब इसमें ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये F4 इंपॉर्टेंट है, F2 इंपॉर्टेंट था, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है उनको देखते चलते हैं साथ के साथ। ये वाला इंपॉर्टेंट है कंट्रोल प्लस F7। F8 F11 इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी चीज़ें देख लेना साथ के साथ, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में नहीं आते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और फिर F12 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओके। और ठीक है, ये वाला सेम है जिस तरह से हमने वर्ड राइटर में लिखा था, सेम है यहाँ पे कि 2 डेसिमल प्लेसेस 1000 सेपरेटर है, ये स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में देगा। अगर शिफ्ट कंट्रोल प्लस 3 इसके साथ हम यूज़ करते हैं तो ये स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट में आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवा देगा। ये करेंसी फॉर्मेट में है, सॉरी ये राइटर की तरह सेम नहीं है, वहाँ पे कुछ और चीज़ थी, ओके। तो दोनों में क्या डिफरेंस था, यहाँ पे तो ये नंबर फॉर्मेट में जैसे आपको 1000 या डेसिमल प्लेसेस या फिर करेंसी फॉर्मेट में चेंज करवा रहा है, वहाँ पे क्या था और कहाँ तक था ये, लाइक कंट्रोल प्लस 1 से लेके कंट्रोल शिफ्ट प्लस 1 कंट्रोल शिफ्ट प्लस 2 कहाँ तक जा रहा था ये। अच्छा, ये शिफ्ट वाला किस तरह से हम यूज़ करेंगे, अगर हमें नंबर पैड के ऊपर ये चीज़ नहीं है, नॉट ऑन द नंबर पैड, तब हम ऐसे यूज़ करेंगे इनको, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ प्रेस करना है मतलब। उसके बाद टैब, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये चेंज कर देती है फोकस को बाय मूविंग फॉरवर्ड थ्रू द एरियाज एंड बटन ऑफ द डायलॉग बॉक्स, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट प्लस टैब, ये सारे आप रीड आउट कर लेना। एंड ये होम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सेम है, फिर से सिलेक्ट कर देता है फर्स्ट आइटम ऑफ द करंट डायलॉग बॉक्स। एंड है, पिवट टेबल में किस तरह से हम यूज़ करते हैं, तो एंड के साथ क्या होता है, ये लास्ट आइटम को करंट डायलॉग बॉक्स एरिया से चूज़ कर लेगा। उसी से ऑल्ट एंड अंडर द लाइन करेक्टर इन द वर्ड रो, ये कॉपी कर देता है करंट फील्ड को या रो के एरिया को। इसी तरह से ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बट स्टिल यू हैव टू जस्ट रीड इट आउट, ओके। अब पिवट टेबल के ऊपर और सारी जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं, बस इनको रीड आउट कर लेना, ओके। सो थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया बट स्टिल इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, एंड MCQ फॉर्मेट में बहुत से क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। तो एक बार हमारा ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो हम MCQ फॉर्मेट में इसके क्वेश्चंस लेके आऊँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द रेगुलर अपडेट, एंड as this is a corona time, so please stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.